हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश सिंह, आपका अपना चैनल सर जी मैथ से। आज से हम क्लास 10th का साइंस का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आगे क्लास 9th का, 10th का, 11th का और 12th का भी हम कोर्स को कराएंगे। तो आज हम साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये हमको बताएं कि आखिर हमारे इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या किस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, हम इनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं में, सारे पदार्थों में, सारे तत्वों में कुछ न कुछ परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। ये परिवर्तन, पदार्थों के ये परिवर्तन अस्थायी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं, उत्क्रमणीय हो सकते हैं और अनुत्क्रमणीय हो सकते हैं। तो विज्ञान के परिवर्तनों को लगभग दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन हो, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ न बनता हो, और वे परिवर्तन जिसे हम पूर्व अवस्था में लाया जा सके, जिसको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन मुख्यतः तीन ही बातों पर डिपेंड करता है। अवस्था में परिवर्तन, कोई नया पदार्थ न बनता हो और जिसे पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसी प्रकार का दूसरा परिवर्तन भी होता है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो। अवस्था में परिवर्तन उसमें भी होता है, परंतु इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है और जिसको हम पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इन दोनों परिवर्तनों को, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को, हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे और इसके डिफिनेशन के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनका डिफिनेशन देखते हैं कि दोनों परिवर्तनों का डिफिनेशन क्या होता है। तो पहला देखिए, पहला हमारा जो है वो है भौतिक परिवर्तन। दोस्तों, हमारा जो पहला परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। इसका दो नाम और होते हैं। दूसरा इसका नाम जो होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन, और इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो देखिए, इस भौतिक परिवर्तन को हम अस्थायी परिवर्तन भी कर सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इसके डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन: वह रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ न बनता हो, जिसमें नया पदार्थ न बनता हो, न बनता हो। देखिए दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ न बनता हो, जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन
हो और जिसे हम पूर्व अवस्था में लाया जा सके, जिसे हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, ला सकते हैं, वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण भी हम देखेंगे, जैसे लोहे का गर्म होना, लोहे का गर्म होना जो होता है वह भौतिक परिवर्तन होता है। गर्म होना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना आदि। तो देखिए दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन जो होता है वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, नया पदार्थ न बनता हो, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ न बनता हो। यानी कि अगर हम लोहे की बात करें, जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं लोहे का गर्म होना। अगर हम लोहे को गर्म करें, लोहे को टेम्परेचर दें, तो लोहा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। और टेम्परेचर दे दें तो लोहा क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में हो जाएगा। लेकिन क्या लोहा लोहा से बदल करके यह सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया? नहीं ना। यानी कि हम लोहे के अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। पहले लोहा था तो ठोस था, यानी कि ठोस अवस्था में था। और जब हम लोहे को गर्म कर दिए, अत्यधिक टेम्परेचर दे दिए, तो लोहा द्रव अवस्था में हो गया। तो दोस्तों, इसके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना सकते हैं। अगर लोहे को टेम्परेचर देंगे तो वह द्रव की अवस्था में तो हो जाएगा, लेकिन वह रहेगा लोहा ही। और जिसे हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, अगर लोहे को पिघला दिए, फिर से उसको टेम्परेचर कम कर दे, उसको फिर से ठंडा कर दे, तो वह फिर किस अवस्था में हो जाएगा? वह फिर से लोहे की अवस्था में ही हो जाएगा। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका होता है बर्फ का पिघलना। ये बर्फ का पिघलना क्या है? कोई भी बर्फ जब बर्फ के रूप में रहता है तो वह उस अवस्था में बर्फ ठोस अवस्था में होता है। बर्फ को किसी पात्र में रखकर यदि हम उसको गर्म करें, पात्र में रख करके इस तरह से पात्र में हम बर्फ को रख दें और नीचे से टेम्परेचर दें, तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। यानी कि अब वह ठोस से द्रव अवस्था में आता है। और द्रव को और टेम्परेचर हम दे दें, द्रव को और टेम्परेचर दे दें, तो द्रव वाष्प अवस्था में बन करके उड़ने लगता है, अर्थात अब वह गैस अवस्था में हो गया। तो आपने देखा कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और द्रव से गैस अवस्था में हो जाता है। जैसे देखिए, मानिए ये बर्फ है, बर्फ को हम टेम्परेचर दे दिए, ताप दे दिए, ताप, बर्फ को ताप दिए, तो अब ये क्या हो गया? द्रव हो गया। द्रव को फिर से और अत्यधिक ताप दे दिए, अत्यधिक ताप अगर हम दे दें, तो यह द्रव वाष्प अवस्था में वाष्प अवस्था में हो जाता है। यानी कि पहले बर्फ था, इसका ये ठोस अवस्था था, ताप दिए, यह द्रव अवस्था में हो गया, दूसरी अवस्था में हो गया, और अब यह द्रव अवस्था में हो गया। द्रव को और अधिक टेम्परेचर दे दे तो यह वाष्प अवस्था में हो जाएगा। वाष्प अवस्था को संघनित करके, क्या करके? संघनित करके, अगर हम वाष्प को संघनित करके ठंडा करें, क्या करें? ठंडा करें या टेम्परेचर कम करें, तो यह फिर से द्रव अवस्था में आ जाता है। और द्रव को और ठंडा करें, अत्यधिक ठंडा करने पर, अत्यधिक ठंडा करने पर और अत्यधिक ठंडा कर देते हैं, तो यह फिर से बर्फ के अवस्था में आ जाता है, अर्थात यह ठोस अवस्था में फिर से आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था, दूसरे अवस्था से तीसरे अवस्था, और तीसरे अवस्था से फिर से पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। दूसरा बात हुआ अस्थायी। देखिए दोस्तों, यह कोई एक अवस्था में नहीं हो सकता। अगर बर्फ में है तो बर्फ के बाद द्रव में हो सकता है, द्रव के बाद वाष्प में हो सकता है, वाष्प के बाद फिर से बर्फ में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होता है
भौतिक परिवर्तन वह अस्थायी परिवर्तन होता है। और तीसरा चीज जो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय शब्द का अर्थ होता है कि जैसे हम अभिकारक से दोनों तरफ, ऐसी क्रियाएं जो दोनों तरफ चलती हूं, यानी कि अभिकारक से अभिकारक की ओर भी चलती हूं और अभिकारक से फिर उत्पाद की तरफ अभी आती हूं। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक की ओर जो क्रियाएं चलती हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें अवस्था परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसे पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, जिसे हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। दूसरा जो परिवर्तन हमारा होता है वह होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में केमिकल चेंजेस कहा जाता है। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन दोस्तों हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। केमिकल चेंजेस वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, जिसमें नया पदार्थ बनता हो, नया पदार्थ बनता हो, अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, परिवर्तन हो जिसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता और जिसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जिसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, उदाहरण है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। दूसरा जो होता है वह होता है भोजन का पचना, भोजन का पचना। और ढेर सारी उदाहरण है जिनको हम आपको बताएंगे। तो देखिए, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाए। इसमें क्या था? नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें एक नया पदार्थ बनता है। जैसे हम दूध को अगर गर्म करें, गर्म करके उसको दही बनाएं, तो अगर वह दही बन जाता है तो फिर से उसे दही से दूध अवस्था में नहीं कर सकते। यानी कि एक नया पदार्थ तो बनता है, पहले दूध था, लेकिन दूध को जब दही बनाया गया तो एक नया पदार्थ बन गया और दही से फिर से उसे हम दूध नहीं बना सकते। इसलिए कहा जाता है जिसे हम पूर्वावस्था में नहीं ला सकते हैं, लेकिन अवस्था में तो परिवर्तन हुआ, पहले दूध था अब दही बन गया। इसी तरह से भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या है? देखिए दोस्तों कि भोजन को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो भोजन क्या होता है? पच जाता है। अगर हम कहें उसकी अवस्था में तो परिवर्तन हो गया, इसमें कोई नया पदार्थ भी बन गया, भोजन पच करके कोई नया पदार्थ बन सकता है। और इसी तरह से कागज का जलना, मोमबत्ती, अगरबत्ती का जलना, कागज का जलना। देखिए, अगर हम कागज को जलाएं तो कागज जल करके राख बन जाएगा, यानी कि कागज एक अलग पदार्थ था और जब उसे जलाया गया तो वह राख बन गया, एक अलग पदार्थ बन गया। तो ये क्या हुआ कि जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बन गया जिसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब फिर से अगर कहा जाए कि उस जले हुए कागज को फिर से हम कागज बनाएं या राख को फिर से कागज बनाएं तो वो कभी नहीं बन सकता। और अवस्था में चेंजिंग तो देख ही रहे हैं कि कागज जलकर राख बन जा रहा है। इसे अस्थायी परिवर्तन भी कहा जाता है। अस्थायी परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अस्थायी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, कागज था, जला, जब तक कागज था तब तक अस्थायी था, वो कागज की ही अवस्था में बना रहना चाहता था, लेकिन जब उसे जला दिया गया वह राख बन गया, तो अब वह राख की अवस्था में ही बना रहना चाहेगा। अब फिर से अगर हम सोचे कि उसको कागज बना दे तो वह नहीं बन सकता है। इसलिए
इसको पूर्वावस्था में नहीं ला सकते हैं, या इसलिए इसे अस्थायी अवस्था कहा जाता है। अनुत्क्रमणी का अर्थ होता है अभिकारक से उत्पाद बन जाए। जैसे हम पिछले उदाहरण में समझाए थे, अभिकारक से उत्पाद बन जाता था और उत्पाद से अभिकारक बन जाता था भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, लेकिन उत्पाद से हम फिर से अभिकारक नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ लक्षण भी होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं। वैसे रासायनिक परिवर्तन के लक्षण को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन के हम लक्षण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के लक्षण, रासायनिक परिवर्तन के लक्षण, रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। अब रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं? मुख्यतः रासायनिक परिवर्तन के 4 लक्षण होते हैं। यह 4 बातों पर डिपेंड करता है। हम रासायनिक परिवर्तन को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, ये 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहला होता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। इसको बोला जाता है टेम्परेचर चेंजिंग, इन टेम्परेचर चेंजिंग, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यानी कि जब 2 पदार्थों का आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है, तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये लोहे की छड़ है। अगर लोहे की छड़ के एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो धीरे 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 गर्म होते हुए यह लोहे का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। दूसरा होता है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। आप देखेंगे कि जब अम्ल का क्रिया क्षार के साथ या क्षार का क्रिया अम्ल के साथ या अम्ल का किसी और पदार्थों के साथ जब क्रिया कराया जाएगा तो देखेंगे उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन एक साधारण सा हम आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक ये ग्लास है और दूसरे ग्लास में भी हम एक पहले ग्लास में दूसरे कलर का और दूसरे गिलास में किसी और कलर को ले लें और उसको तीसरे गिलास में दोनों कलरों को मिलाएं तो देखते हैं कि उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसमें वो दोनों कलर आपस में क्रिया कर लेते हैं जिसके कारण उनका कलर तीसरे प्रकार का हो जाता है, यानी उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा जो आपका परिवर्तन होता है वह होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन यानी कि जब 2 पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं तो उसके अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथा जो होता है आपका होता है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन, ये गैस का उत्सर्जन क्या होता है? जब हम 2 पदार्थों का आपस में क्रिया कराते हैं तो उसमें गैस का भी निकलना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसके गैस में भी परिवर्तन हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रियाएं और उससे संबंधित कितनी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।